एक घना जंगल था जिसमें एक लकड़हारा अपने पूरे परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रहता था। उसके पास कुछ करने को काम नहीं था, इसलिए वो उसी जंगल के पेड़ों को काट कर गांव ले जाकर बेचता था। वो उस जंगल में अपने मन से नहीं रहता था, उसे जंगल में अपनी छोटी जात होने की वजह से रहना पड़ता था। क्योंकि गांव वाले उन्हें गांव में आने भी नहीं देते थे, वह तो बस अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गांव में लकड़ी बेचने आता और वहीं गांव के बाहर बैठ जाता। उसकी नीच जात होने की वजह से उससे कोई लकड़ी भी नहीं खरीदता था, क्योंकि उन लकड़ियों को उसने छूकर गंदा कर दिया होता था। इसलिए उसे अधिकतर खाली हाथ ही अपने घर लौटना पड़ता था। लेकिन कभी-कभी कोई नया व्यक्ति गांव में आया हो और उसे ना पता हो कि वह कौन है, तो वह उससे लकड़ियां खरीद लेता था और बाकियों से उसकी लकड़ी का दाम कम भी होता था। एक बार की बात है, वह लकड़ियां लेकर जब गांव आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका छप्पर जिसमें बैठकर वह लकड़ियां बेचता था, टूटा पड़ा था। जब उसने लोगों से पूछा, यह सब किसने किया? तो लोगों ने कहा, यह सब हमने किया है, क्योंकि तुम यहाँ यहाँ रोज आकर बैठते हो और इस स्थान को गंदा कर देते हो। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए वह तुम्हारे साथ बात करते हैं और जब तुम नहीं होते हो तो वह यहीं पर आकर खेलते हैं। यही उनके खेल का मैदान भी होता है, क्योंकि पूरे गांव में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बच्चे खेल सकें। इसलिए यहाँ से सारा सामान हटाकर सफाई करवा दी गई है ताकि बच्चे यहाँ खेल सकें और अब तुम दोबारा यहाँ गांव में मत आना। लकड़हारे ने कहा, तो मैं कहाँ जाऊं? क्या मैं तुम लोगों के साथ बाजार में लकड़ियां बेच सकता हूँ, जिससे मेरे परिवार का पेट भर सके? अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारे साथ आकर बाजार में काम करोगे? इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम कहीं और जाकर अपना काम करो। लकड़हारे द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी गांव वाले नहीं माने और उसे धक्के मार कर वहां से भगा दिया। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उदास मन से घर लौट आया। बहुत दिन गुजर गए, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या काम करना चाहिए जिससे उसके घर का खर्चा चल सके और उसके बच्चों को दो वक्त का खाना भी मिल सके। इतने दिन काम पर न जाने की वजह से घर में जितना भी राशन रुपया पैसा था, वह सब खत्म हो गया। उसने सोचा, क्यों ना दूसरे गांव में जाकर कुछ पता करा जाए। वह दूसरे गांव में गया, लेकिन वहां भी उसे वही सब दिखा जो उसके साथ पहले वाले गांव में हो रहा था। अब वो परेशान हो गया कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक उसने देखा कि कोई भागते हुए आया और गिर गया। उसके पीछे कई लोग भाग रहे थे, इसलिए वह जल्दी से उठा और जो सामान उसके हाथ में था वो वहीं गिर गया। लकड़हारा जब तक उसके पास आया तब तक फिर वो वहां से भाग गया। जब लकड़हारे ने उस सामान को देखा तो वो उसने उठाया और देखने लगा। उसमें बहुत सारा धन था। इस थैले में इतना धन था कि लकड़हारे की जिंदगी आराम से गुजर जाए। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं, बहुत दिन आराम से करेंगे। जब तक ये सब खत्म होगा तब तक मैं फिर काम ढूंढ लूंगा। लेकिन फिर उसके मन में आया, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है। फिर उसे ख्याल आया कि मैंने तो चोरी की ही नहीं है। वह आदमी अपना सामान खुद ही गिरा कर गया है, मैंने तो सिर्फ उठाया है। कुछ पल वह इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि मुझे ये सामान ले लेना चाहिए या नहीं। फिर वह सहसा उठा और जिस ओर सामान का मालिक भाग रहा था, वह भी भागने लगा। जल्द ही उसे सामान का मालिक मिल गया। वह मालिक एक जगह छुपकर बैठा हुआ था ताकि चोर उसका पीछा ना कर सके। वो भागकर मालिक के पास गया और उसे बताया कि यह सामान उसे कहाँ से मिला। लकड़हारे ने यह भी बताया कि एक बार को उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि ये पूरा धन वह अपने पास रख ले, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये गलत है और फिर वह धन लेकर उसके पास आ गया। उस सामान के मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि इतना सारा धन मिलने के बाद भी कोई कैसे उस धन में से एक भी रुपया नहीं चुरा सकता है। उसने लकड़हारे को धन्यवाद दिया और उससे बातें करने लगा। सामान के मालिक ने पूछा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? लकड़हारे ने कहा, मेरा नाम चमनदास है और मैं एक नीच जात का हूँ, इसलिए मैं जंगल में रहता हूँ। और अब तो मेरे पास काम भी नहीं है, क्योंकि गांव वालों ने मुझे नीच जात होने की वजह से गांव से निकाल दिया है। सामान मालिक को समझ नहीं आया। उसने कहा, नीच जात का मतलब? इसका मतलब क्या होता है? तुम नीच जात का हो, तू जंगल में रहते हो। लकड़हारे ने अपने साथ अब तक की घटी हुई सारी घटनाएं सामान मालिक को बताई। सामान मालिक ने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। मेरे लिए सभी लोग एक बराबर हो और तुम मेरे लिए कोई नीच जात के व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक शरीफ इंसान हो, जिसने मेरे सामान को मेरे पास उसी अवस्था में सही सलामत पहुंचाया। क्या तुम मेरे साथ मेरे कारखाने में काम करोगे? लकड़हारे के पास वैसे भी कोई काम नहीं था, उसे तुरंत हाँ भर दी। तो ठीक है, ये मेरा पता है, एक कागज देते हुए कहता है। तुम कल से रोज सुबह 7 बजे मेरे कारखाने पर पहुंच जाना। अगर तुम रोज वक्त पर पहुंचे और अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किए, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में भी सोच लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी तुम्हें परीक्षण पर रखूंगा और देखूंगा तुम कैसे काम कर रहे हो। तुम जैसा काम करोगे वैसे ही तनख्वाह पाओगे, इसलिए मन लगाकर काम करना। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं आपकी सारी शर्तें मानता हूँ और मैं पूरे दिल लगाकर काम करूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब वह रोज काम पर जाता और अच्छी तरह से सारा काम करता। धीरे धीरे मालिक को उसका काम पसंद आने लगा था। यहाँ मालिक को अपने दूसरे कारखाने में भी जाना होता था, तो उसे बड़ी दिक्कत होती थी। एक दिन उसने चमनदास को अपने ऑफिस में बुलाया और बोला, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम ये जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाल लोगे। मैं तुम्हें इस कारखाने का मैनेजर बना रहा हूँ। चमनदास की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि एक वक्त था जब गांव में भी आने से उसे मना करा जाता था और आज वह इस कारखाने का मैनेजर बन गया है। उसे बहुत खुशी हुई। वह घर जाकर ये खुशी अपने घर वालों से बांटना चाहता था। आज का अपना सारा काम खत्म करके वह अपने घर को चल दिया। अब उसका घर जंगल में नहीं था, वह कारखाने के पास ही थोड़ी दूर पर एक पक्के मकान में रहने लगा था। उसने घर आकर सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर उसने आज सब घर वालों को बताया कि बॉस के द्वारा उसे कारखाने का मैनेजर बना दिया गया है। अब उसका काम भले ही दुगना हो जाएगा, लेकिन अब उसे इस बात की तसल्ली है कि उसके बच्चों को भरपूर खाना मिल पाएगा और उसके बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। सभी लोग बहुत खुश हुए। नया दिन नया सवेरा लेकर आया और चमनदास की जिंदगी की नई शुरुआत हुई। अब चमनदास सिर्फ लकड़हारा न होकर गेहूं के कारखाने का मैनेजर भी था। वह सोच रहा था कि उस दिन कितना अच्छा हुआ कि उसने थोड़े से धन के लालच में मालिक का पर्स अपने पास नहीं रखा, बल्कि उन्हें जैसे का तैसे वापस लौटा दिया, वरना वह आज का ये दिन कभी नहीं देख पाता। वह ये सब सोच ही रहा था कि कारखाने का ही एक आदमी गजरू उसके पास आया और उसने बताया कि कनकपुर गांव में गेहूं की कालाबाजारी चल रही है। जो गेहूं हमारे कारखाने से जा रहा है उसको दुगने चौगुने दामों पर बेचा जा रहा है। चमनदास तुरंत वहां से कनकपुर गांव के लिए चल दिया। वह सोच रहा था कि वह कैसे उस गांव में जाएगा। क्या लोग आज भी उसे गांव में अंदर आने देंगे या फिर गांव से बाहर ही निकाल देंगे? वह अब इतना बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन फिर भी क्या आज भी वैसा ही होगा जैसे कुछ साल पहले हुआ था? क्या अब भी लोगों की मानसिकता बदली होगी
या पहले जैसी ही होगी। वह अपने साथ दो चार लोगों को लेकर आया था ताकि गांव वाले अगर उसे बाहर निकाल भी दें तब भी वह अपना काम सुचारू रूप से कर सके। गांव की सीमा पर पहुंचकर उसने अपने आदमियों से निरीक्षण करने को कहा, क्योंकि वह आज भी गांव के अंदर जाने से डर रहा था कि अगर गांव वालों ने कुछ कह दिया तो क्या होगा। बहुत देर तक निरीक्षण चलता रहा। तभी गांव के लोगों ने आकर चमनदास से पूछा कि क्या हुआ साहब, आज गेहूं नहीं मिलेगा और हर बार से इस बार का दाम इतना ज्यादा क्यों है। शायद गांव के लोग चमनदास को पहचान नहीं पाए थे। चमनदास ने बहुत ही विनम्रता से उन्हें बताया कि आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कल आप सबको नियत समय पर गेहूं प्राप्त हो जाएगा। उसने अपने आदमियों से कहा कि जो भी इस धंधे में शामिल हैं उन सबको पकड़कर ऑफिस ले आना। मैं जा रहा हूँ, मालिक का फोन आ रहा है। आज मालिक आए हैं और हाँ, ये सब उनको पता नहीं चलना चाहिए वरना उन्हें बहुत दुख होगा। चमनदास वहां से कारखाने के लिए चला आया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्यों गांव वालों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। तभी वह समझ गया कि शायद इन चमचमाते कपड़ों और सूट बूट ने उसके किरदार को ढक दिया है। जो गांव वाले उसे धक्के देकर बाहर निकालते थे, आज वह उसके सामने हाथ जोड़कर साहब साहब कर रहे थे। दूसरे दिन वह फिर जाकर गांव की सीमा पर ट्राली लेकर खड़ा हो गया और अपने आदमी से कहा कि जाओ गांव में सबको बता दो कि जिसको गेहूं लेना है वह आकर यहाँ से ले जाए, ट्राली अंदर नहीं जाएगी। उस आदमी ने सबको बता दिया। सबने सोचा गेहूं की ट्राली आ गई है, गेहूं मिलेगा, लेकिन ये क्या ट्राली गांव के बाहर क्यों खड़ी है। जब उसमें से चमनदास निकला तो सब ने कहा, साहब क्या ट्राली अंदर नहीं जाएगी। चमनदास ने कहा, नहीं, ट्राली यहीं खड़ी रहेगी। जिसको गेहूं लेना है वह यहीं से आकर ले जाए। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया। हर बार तो ट्राली अंदर आती है, फिर आज क्यों नहीं आ रही है। आज क्या हो गया है। ऐसे तो गेहूं गांव तक ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारे गांव वाले मिलकर उससे मिन्नतें करने लगे, लेकिन चमनदास ने कहा, ये ट्राली मैंने कह दिया ना कि अंदर नहीं जाएगी। जिसको गेहूं लेना है यहीं से ले लो, वरना मैं यहाँ से इसे लेकर जा रहा हूँ। गांव वालों ने ट्रॉली अंदर न ले जाने का कारण पूछा तो चमनदास ने कहा कि मैं गांव के अंदर नहीं जा पाऊंगा और मैं जब नहीं जाऊंगा तो मेरी ट्रॉली भी नहीं जाएगी। लेकिन साहब आप अंदर क्यों नहीं जा पाएंगे। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप अंदर ले जाकर सबको गेहूं बांट दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि कृपया हमारे साथ ऐसा अन्याय ना करें। पिछले वाले गांव में तो आपने अंदर ले जाकर ही गेहूं बांटा था, फिर यहाँ क्या दिक्कत है। चमनदास ने कहा, मैं गांव के अंदर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं वही छोटी जात का जंगल में रहने वाला लकड़हारा हूँ जिसको तुम लोगों ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था और अब मैं गेहूं का हिसाब रखता हूँ। लोगों ने जब उसे ध्यान से देखा तो उन्हें याद आया कि ये तो वही लकड़हारा है जिसे हमने गांव से निकाल दे दिया था। गांव वालों ने उससे अपने किए की माफी मांगते हुए कहा कि अगर तुम गेहूं नहीं दोगे तो हम क्या खाएंगे। तुम्हारे ही कारखाने के कम दाम की वजह से हम गेहूं खरीद पाते हैं, वरना अन्य लोगों के दाम तो आसमान छूते हैं। कृपया हम पर रहम करो और हमारे बच्चे के बारे में कुछ तो सोचो। तुम तो उनके साथ खेलते भी थे। चमनदास ने लगभग चीखते हुए कहा, मैं तो सिर्फ गेहूं नहीं दे रहा तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम क्या खाओगे, जबकि तुम तो कहीं और से भी ले सकते हो। मेरी सोचो, जब मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा था अपने बच्चों के भोजन के लिए, जगह की भीख मांग रहा था, क्या मैंने तुम लोगों से कभी रुपया पैसा कुछ मांगा। मैं तो चुपचाप अपना काम करता था, लेकिन उसमें भी तुमको दिक्कत हो रही थी। और फिर तुम सब लोगों ने क्या कहा था, हमें क्या करना है।
तुम भूखे मरो या कहीं और जाकर रहो। अब मैं तुमसे कहता हूँ, जाओ कहीं और से जाकर खरीदो, ये ट्रॉली अंदर नहीं जाएगी। और अब इसमें से एक भी गेहूँ तुम गाँव वालों को नहीं मिलेगा। अब सभी गाँव वालों को बड़ा ही पछतावा हो रहा था। वह कहने लगे, चमनदास हमें माफ़ कर दो, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। कृपया हमारे साथ ऐसा मत करो। वे सभी लोग चमनदास के पैर पड़ने लगे। चमनदास कहने लगा, अरे अरे ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता था कि कभी तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मुझे तुम्हारी पड़ी थी। मेरे साथ जो तुम लोगों ने किया, मुझे कितनी परेशानी हुई, ऐसा तुम में से किसी के भी साथ हो सकता था। उस वक्त तुम लोगों में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो यहाँ गेहूँ की ट्राली तुम्हें गेहूँ देने के लिए ही लाया था। तुम लोग जितना चाहो उतना गेहूँ ले सकते हो। मुझे पता है कि जब खाने को नहीं होता तो कैसा लगता है, जब तुम्हारे बच्चे रो रो कर खाना मांग रहे हों और तुम्हारे पास ना हो और तुम इतने विवश हो कि कुछ नहीं कर सकते, तो कैसा लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे द्वारा किसी के साथ ऐसा हो ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। गांव वालों ने अपनी हर गलती के लिए चमनदास से माफ़ी मांगी तथा उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहा, चमनदास वाकई तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें पहचानने में हमसे गलती हुई। चमनदास को बहुत खुशी हुई कि अब उसे कोई नीच जात का कहकर चोट नहीं पहुंचाएगा, सब उसे उसके नाम और काम के द्वारा ही पहचानेंगे। वह ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुझे देखना पड़ा वह मेरे बच्चे को कभी नहीं देखना होगा। अब परिवर्तन की हवा चल रही है और सबका समान अधिकार होगा।